The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स में सबसे पहले हम लोगों ने फिलोसफी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को समझा। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है उन सबको समझा। उसके बाद हम लोगों ने पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ा और पोस्टुलेट के अंदर आपको 4 मॉडल्स गिवन थे और इन 4 मॉडल्स की स्टडी हम लोग कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। सबसे पहले हम लोगों ने पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल को स्टार्ट किया था और 1D बॉक्स और 2D बॉक्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल को और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल इन बॉक्स इन 3D बॉक्स और साथ ही साथ देखेंगे कि आखिर आपका डीजेनरेसी कंसेप्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So today we will continue quantum chemistry and this is lecture number 21 of quantum chemistry. अभी तक 20 lectures अपलोड कर चुका हूं, तो आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ते वक्त प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको आने वाले क्लासेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिंग सब्जेक्ट है और प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ RJ अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको क्वांटम केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जहां से आप क्वांटम केमिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से फॉलो कर सकते हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल इन 3D बॉक्स को। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था पार्टिकल इन 2D बॉक्स और उससे पहले मैंने आपको कराया था पार्टिकल इन 1D बॉक्स। जब मैंने आपको पार्टिकल 1D बॉक्स पढ़ाया तो मैंने आपको वहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सिखाया था और कैसे आप लोग वेव फंक्शन को निकालते हो या फिर एनर्जी के एक्सप्रेशन को निकालते हो उसको भी सिखाया था। तो पार्टिकल 1D बॉक्स के अंदर से आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेव फंक्शन कैसे निकालना है वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप लोग पार्टिकल इन 2D बॉक्स का वेव फंक्शन भी निकाल सको और पार्टिकल इन 3D बॉक्स का वेव फंक्शन भी निकाल सको। अब जब हम लोग पार्टिकल इन 2D बॉक्स को पढ़ते हैं और 3D बॉक्स को पढ़ते हैं तो वहां पर एक नया कंसेप्ट आ जाता है डीजेनरेसी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। तो पार्टिकल इन 2D बॉक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। डीजेनरेसी अभी उसकी नहीं पढ़ी हम लोगों ने, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास के अंदर। तो आज हम लोग पहले पार्टिकल इन 3D बॉक्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद 2D और 3D बॉक्स की डीजेनरेसी साथ में ही एक साथ पढ़ लेंगे। तो पार्टिकल इन 3D बॉक्स आखिर क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने पार्टिकल इन 2D बॉक्स के अंदर किया था, हमने पार्टिकल इन 2D बॉक्स के वेव फंक्शन को निकालने के लिए अपने श्रोडिंगर इक्वेशन को ब्रेक किया था 2 पार्ट में और आपके पास वहां से उसको रिलेट कर रहे थे आप लोग 1D बॉक्स की श्रोडिंगर इक्वेशन से। उसके बाद आप लोग 1D बॉक्स के फंक्शन की हेल्प से 2D बॉक्स के फंक्शन को भी लिख पा रहे थे। यानी कि अगर आपके पास 2D बॉक्स के अंदर x और y कोऑर्डिनेट है और आपको साई xy लिखना है तो आप लोग उसको ब्रेक कर रहे थे साई 1D ऑफ x और साई 1D ऑफ y। उसके बाद 1D बॉक्स का तो वेव फंक्शन लिखना आपको आता है, तो वहां से आप लोग 2D बॉक्स का वेव फंक्शन भी लिख रहे थे। वेव फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होते हैं तो आप लोग टोटल वेव फंक्शन भी लिख सकते हो। एनर्जी का एक्सप्रेशन आपके पास एडिटिव होता है तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आप लोग लिख सकते हो। सेम वही चीज़ है आपको 3D बॉक्स के लिए भी करनी है। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि सभी बातें वही है जो हम लोगों ने 2D बॉक्स के अंदर की थी। तो ए फ्री पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन ए 3D बॉक्स ऑफ लेंथ आपको गिवन है यहाँ पर। x जो है वो 0 से Lx के लिए वेरी कर रहा है, y जो है 0 से Ly के लिए और z जो है वो आपका 0 से Lz के लिए। तो अगर 3 कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास तो यानी कि जो आपका पार्टिकल है वो 3D बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखी हुई है बॉक्स की कंडीशन v = 0 इनसाइड द बॉक्स, v = इनफिनाइट एल्सवेयर, ये भी आपको पता है। श्रोडिंगर इक्वेशन भी आपको पता है। उसके बाद आपको यहाँ पर लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू को पुट करना है और जैसे ही आप लोग लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू को पुट करोगे आपके पास आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगी। अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर जो आपके पास लाप्लासियन ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के पास 3 कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब हम लोग अपने फंक्शन को भी साई एक्स वाई जेड लिख सकते हैं 3 कोऑर्डिनेट के अंदर और एनर्जी को भी लिख सकते हैं ई एक्स वाई जेड। और आपको पता है कि जो आपका वेव फंक्शन होता है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, तो साई एक्स वाई जेड को आप लोग लिख सकते हो साई एक्स साई वाई साई जेड। यानी कि आपने 3D फंक्शन को जो है वो 1D के अंदर ब्रेक कर लिया और 1D के फंक्शंस लिखने आपको आते
आते ही हैं। और एनर्जी एक्सप्रेशन आपका एडिटिव होता है, तो EXYZ आपका हो जाएगा EX प्लस EY प्लस EZ। तो ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए मैं आपको ये पार्ट थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। तो जैसे ही आप लोग लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू को पुट करोगे श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन को एक्सपेंड करोगे, उसके बाद आप लोग अपनी इक्वेशन को 3 पार्ट के अंदर ब्रेक कर सकते हो। और जैसे ही आप लोग इसको 3 पार्ट में ब्रेक करोगे तो एक्स वाले पार्ट को आप लोग रिलेट करोगे पार्टिकल इन 1D बॉक्स इन एक्स डायरेक्शन। अब आपके पास जो वाई वाला पार्ट है इसको आप लोग रिलेट करोगे सिमिलर टू 1D बॉक्स श्रोडिंगर इक्वेशन, जहां पर आपके पास लेंथ के दे रखी हो वाई की फॉर्म में दे रखी हो। और जेड वाली को भी आप लोग रिलेट करोगे 1D बॉक्स के अंदर, जहां पर आपका जेड कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा। तो सेम हम लोग 2D में किया था, सेम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर साई एक्स को भी निकाल सकते हो, साई वाई को भी निकाल सकते हो, साई जेड को भी निकाल सकते हो। और अगर आपको टोटल साई लिखना है तो आपको पता है कि तीनों साई को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साई एक्स आ जाएगा, या आपके पास क्या आ जाएगा, साई वाई आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, साई जेड आ जाएगा। तीनों को आप लोग इस फॉर्म के अंदर भी याद कर सकते हो, या फिर आप लोग कॉन्स्टेंट वाले पार्ट को यानी कि √2/L वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर यहाँ पर इकट्ठे लिख सकते हो √8/LX LY LZ, और ये आपका यहाँ पर साइन वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने टोटल वेव फंक्शन को लिखते थे। उसके बाद एनर्जी एक्सप्रेशन भी आपको लिखना आता है। अगर आप लोग लिखोगे EX तो आपका हो जाएगा NX(h²) 8ml(x²), 8ml(LX) का स्क्वायर, यानी कि जो लेंथ है वो भी आपने एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर ली है, और जो क्वांटम नंबर है वो भी आपका कहां पर है, एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर ही है। यहां पर आपका EY हो जाएगा NY का स्क्वायर (h²) 8mly का स्क्वायर, और आपका EZ हो जाएगा NZ² (h²) 8mLZ का स्क्वायर। तो अगर आपको टोटल एनर्जी लिखनी है तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। टोटल एनर्जी अभी क्या होती है, एडिटिव इन नेचर होती है, तो ऐसे आप लोग टोटल एनर्जी को भी लिख सकते हो। तो इन सब चीज पार्ट के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये सब पार्ट आप लोग कर चुके हो। तो अगर आपका 1D बॉक्स है, आपके बॉक्स की लेंथ जो x है वो 0 से LX के लिए वेरी कर रही है, फंक्शन आपको पता है क्या होता है, √2/LX sin nx pi x LX। अगर सिर्फ 1D बॉक्स है तो यहाँ पर आपको अलग से LX लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि वो आपके पास क्या है, आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट की ही आप लोग बात कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको एक्स की लेंथ दे रखी हो -L से +L, तो मैंने कहा था कि इस केस के बॉक्स के अंदर आपके पास 2 फंक्शन निकलते हैं, n = even के लिए अलग होगा, n = odd के लिए अलग होगा। odd के अंदर आप लोग क्या लगाते हो, √1/L cos n pi x/2L, और आप लोग even के लिए क्या लगाते हो, √1/L sin n pi x/2L। ये सब बातें कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स को आप लोग फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर हम लोग ये सभी चीज़ें कर चुके हैं। एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आपको लिखना आता है, n²h² 8m। यहाँ पर टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, -L से +L के लिए आपके पास लेंथ हो जाएगी 2L। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, L की जगह 2L को पुट करोगे तो 2L का स्क्वायर, टोटल बन जाएगा n²h² 32 ml का स्क्वायर। तो किसी फॉर्म में याद करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेम वही चीज़ आप लोग 2D के लिए भी करते हो। मान लीजिए आपके पास x वाला जो बॉक्स है उसकी लेंथ दे रखी है -L से +L, तो x के लिए आप लोग क्या यूज़ करने वाले हो, जो आप लोग क्या करोगे, अपने यहाँ पर 2D फंक्शन को 1D के अंदर ब्रेक करोगे, तो x वाला बॉक्स आपका क्या हो जाएगा, -L से +L हो जाएगा। तो आपको x वाले के लिए क्या लिखना पड़ेगा, अपने साई x को लिखना पड़ेगा। 1D के लिए जो आप लोग लिखते हो -L से +L वाले बॉक्स के लिए, यहाँ पर लिखते तो -L से 2+L वाले बॉक्स के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, साई वाई भी लिखना पड़ेगा। साई वाई लिखोगे जैसे आप लोग 1D के अंदर लिखते थे, और आपके पास यहाँ पर बॉक्स की लेंथ क्या है, -2L से -2L से +2L है। तो आपको बॉक्स की लेंथ को चेंज करने से फंक्शन में क्या इफेक्ट होता है वो आपको पता है। तो आप लोग यहाँ पर साई एक्स को भी लिख सकते हो, साई वाई को भी लिख सकते हो। टोटल लिखने के लिए दोनों को सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो NX क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया, NY भी क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया। आपको पता है कि साई एक्स वाई को लिखते वक्त आपको साई 1D x करना पड़ेगा, इनटू में साई 1D y करना पड़ेगा। और आपको पता है कि अगर आपके बॉक्स की लेंथ -L से +L होती है तो आपका जो साई एक्स है, अगर आपका फंक्शन ओड होगा, यहाँ पर आपके पास ग्राउंड स्टेट है तो n = 1 हो गया, यानी कि फंक्शन आपका क्या हो गया, n की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, ओड हो गई। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, √1/L या फिर 1/√L, एक ही बात है। cos n pi x, n की जगह 1 कर दिया, pi x/2L, इनटू में मैं करूंगा साई 1D y। y वाले बॉक्स के आपके पास लेंथ कहां पर वेरी कर रही है, -2L से +2L वेरी कर रही है। तो इस केस के अंदर आपको फंक्शन लिखना है, तो n की वैल्यू क्या है, 1 है, ओड है। अगर वो ओड है तो आपके पास क्या हो जाएगा, √1/L आपके पास यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर जो बॉक्स की लेंथ है वो कैसे वेरी कर रही है, 2L तक वेरी कर रही है। तो इस L की जगह मैं क्या लिख लूंगा, यहाँ पर 2L को लिख दूंगा, cos पाई y, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 2L यानी कि 4L आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नोट्स में देखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप लोग इस लेक्चर को फॉलो कर नोट्स को समझ भी सकते हो। ये सब बातें कर चुके हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर तेज पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको एनर्जी की लिखनी है तो एनर्जी आप लोग कैसे लिखोगे, ब्रेक करोगे 1D के अंदर, E1dx E1dy। आपको पता है कि -L से +L वाले बॉक्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, n² h² 32
ml²। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो n के पास क्या लग जाएगा, nx लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके पास ny लग जाएगा, जहाँ पर जो आपका nx और ny की जो वैल्यू है वो 1 2 3 कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट की, तो nx भी क्या है 1 है और ny भी आपके पास क्या है 1 है। तो एनर्जी के एक्सप्रेशन के अंदर अपने nx और ny की वैल्यू को पुट करते रहो, आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशन निकलता रहेगा और उसके हिसाब से आप लोग अपने एनर्जी लेवल्स को भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अब 3D बॉक्स की बात करते हैं, तो आपके पास x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा, सेम वही करना है, साई x y z के लिए ब्रेक करना है। 1D के लिए आपको यहाँ पर x वाले पार्ट को अलग से लिखना है, y वाले पार्ट को अलग से लिखना है, z वाले पार्ट को अलग से लिखना है, और एनर्जी के लिए भी आपको यहाँ पर x वाले पार्ट को अलग से लिखना है, y वाले को अलग से लिखना है, z वाले को अलग से लिखना है। ध्यान रहे फंक्शन को लिखते वक्त मल्टीप्लाई करना है, एनर्जी को लिखते वक्त आपको करना है एडिशन करना है। अब एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं कि आखिर आप ये एनर्जी का जो एक्सप्रेशन बनाते हो, इससे आप लोग एनर्जी लेवल डायग्राम को कैसे बनाते हो, और हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक नए कंसेप्ट को, डीजेनरेसी के कंसेप्ट को। तो एक बार पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे पूछे गए हैं CSIR नेट के अंदर पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ डीजेनरेशन पार्टिकल मॉडल, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने हाई डायमेंशनल बॉक्स। अगर आपका बॉक्स हाई डायमेंशन है, जैसे कि 2D बॉक्स है या फिर 3D बॉक्स है, तभी डीजेनरेसी अराइज हो सकती है। 1D बॉक्स के लिए आपके पास कोई भी डीजेनरेसी नहीं होगी, क्योंकि 1D बॉक्स के लिए हर एक स्टेट के लिए आपके पास जो एनर्जी होती है वो अलग ही होती है। किसी भी दो स्टेट की एनर्जी सेम नहीं होती, इसका मतलब 1D बॉक्स के लिए आपके पास डीजेनरेसी कंसेप्ट नहीं आएगा। लेकिन 2D बॉक्स और 3D बॉक्स के अंदर किन्हीं दो स्टेट या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स की भी एनर्जी सेम हो सकती है, इसी के लिए आपको क्या बोलते हो, इसको डीजेनरेसी बोलते हो। व्हेन वी इंट्रोड्यूस सिमेट्री इन द फॉर्म ऑफ लेंथ इन हायर डायमेंशनल बॉक्स 2D एंड 3D, तो आपके पास डीजेनरेसी कंसेप्ट अराइज हो जाता है। अब सिमेट्री का इंट्रोड्यूस करना क्या मतलब होता है यहाँ पर पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर, पार्टिकल इन 1D बॉक्स के अंदर, पार्टिकल इन 2D बॉक्स और 3D बॉक्स के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्स डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर और जेड डायरेक्शन के अंदर लेंथ ही वेरी कर रही है। तो अगर आपके पास 2D बॉक्स के अंदर Lx = Ly हो जाए या फिर 3D बॉक्स के अंदर Lx = Ly = Lz हो जाए, तो आपके पास जो बॉक्स बन जाएगा उसके अंदर सिमेट्री आ जाएगी और वहाँ पर आपके पास डीजेनरेसी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि 2D मॉडल के लिए Lx = Ly हो जाए, 3D मॉडल के लिए Lx = Ly क्या हो जाए, Lz हो जाए। देन कंसेप्ट ऑफ डीजेनरेसी डेवलप इन पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल कैसे होती है उसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अभी थोड़ी देर के अंदर। लेकिन डीजेनरेसी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो उसके लिए आप लोग बॉक्स को रेफर कर सकते हो। व्हेन वी गेट मोर देन वन स्टेट एट द सेम एनर्जी लेवल, अगर आपके पास कोई दो स्टेट या फिर 3 स्टेट 4 स्टेट यानी कि 2 स्टेट या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट की एनर्जी अगर सेम निकल कर आ जाती है तो आप लोगों ने क्या बोलते हो, डीजेनरेट स्टेट बोलते हो। या फिर आप लोग बोल सकते हो मोर देन वन स्टेट जनरेट्स सेम एनर्जी। सेम ही बात है, दोनों बातों को मैंने अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, बात दोनों का मतलब दोनों का क्या है, सेम ही है। जैसे कि इन केस ऑफ 2D बॉक्स आपके पास यहाँ पर बॉक्स के लेंथ की वैल्यू दे रखी होगी, Lx दे रखा होगा, Ly दे रखा होगा, तो आप लोग यहाँ पर x की फॉर्म के अंदर भी फंक्शन को लिख सकते हो और y की फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और सेम उस तरीके से आप लोग एनर्जी एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर एनर्जी एक्सप्रेशन के अंदर nx का अपॉन में Lx का स्क्वायर प्लस का ny का स्क्वायर अपॉन में Lz का स्क्वायर अलग से लिखा हुआ है और h स्क्वायर अपॉन में 8m को मैंने कॉमन लिया हुआ है। जैसे कि अगर आप लोग एनर्जी लिखते हो 2D बॉक्स के अंदर तो आप लोग कैसे लिखते हो, nx का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8ml का x का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8mly का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, h स्क्वायर अपॉन में 8m को मैं कॉमन ले लेता हूँ, बस क्या बच जाएगा nx का स्क्वायर प्लस में lx का स्क्वायर प्लस में ny का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ly का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर इसको इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा अलग मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर सिमेट्री को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, इसका मतलब जो आपका Lx है वो आपका Ly के बराबर हो जाएगा। तो आपके एनर्जी के एक्सप्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, आपके एनर्जी एक्सप्रेशन के अंदर आप लोग क्या करोगे, Lx को और Ly को क्या कर दोगे, Lx = Ly, मान लीजिए किसके बराबर है, ये L के बराबर है। तो अगर ये दोनों L के बराबर है तो यहाँ पर आप लोग क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, तो बस क्या बन जाएगा, nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर इनटू में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, h स्क्वायर अपॉन में m आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो है h स्क्वायर अपॉन में 8m आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपके पास, nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर इनटू में h स्क्वायर अपॉन में 8ml का स्क्वायर। या फिर आप लोग इसे इस फॉर्म के अंदर भी याद कर सकते हो, आपको पता है कि h कट क्या होता है आपके पास, h अपॉन में 2 होता है। दोनों ही फॉर्म के अंदर याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म के अंदर आ सकता है। एनर्जी का एक्सप्रेशन किसी भी फॉर्म के अंदर आपको दे सकते हैं, आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा आपके जनरल एक्सप्रेशन से और उसके बाद आप लोग nx और ny की वैल्यूज़ को देखोगे क्या क्या nx की या फिर ny की वैल्यू हो सकती है और वहाँ से आप लोग अपने एनर्जी लेवल को ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर
अगर आपके पास एनर्जी लेवल आपको ड्रॉ करने हो 2D स्क्वायर बॉक्स के लिए तो कैसे आप लोग उसको ड्रॉ कर सकते हो। आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशन अभी भी आ चुका है। क्या है आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशन? nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर n2 में h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है अभी अभी 2D बॉक्स के लिए। इसके अंदर nx आपके पास क्वांटम नंबर है, ny भी आपके पास क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट को, यानी कि आपका जो nx है उसकी वैल्यू भी क्या है 1 है और जो आपके ny है उसकी वैल्यू भी क्या है 1 है। अगर आपके पास एक स्टेट ऐसी होगी जिसके अंदर nx की आपके पास 1 के बराबर है और ny आपके पास क्या है 1 के बराबर है, तो आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर, यानी कि टोटल क्या बन जाएगा पास 2h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। उसके बाद आप लोग स्टेट को चेंज करो। मान लीजिए आपने क्या कर दिया nx की वैल्यू को आपने सेम रखा 1 रखा और ny की वैल्यू को आपने क्या कर दिया 2 कर दिया। अगर आप लोग इस स्टेट के लिए एनर्जी को निकालोगे तो कैसे निकालोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर, तो इसकी एनर्जी निकल कर आ जाएगी 5h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। लेकिन अगर आप nx की वैल्यू को 2 रखोगे, मान लीजिए आपने क्या कर दिया nx की वैल्यू को आपने 2 कर दिया और ny की वैल्यू क्या रखा आपने 1 ही रखा, तो उस केस के अंदर भी जो आपकी एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 5h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। यानी कि आपके पास जो 1-2 स्टेट है, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर 1-2 स्टेट है, यानी कि जो आपके पास साई 1-2 है और आपके पास जो 2-1 स्टेट है यानी कि साई 2-1 है, इन दोनों फंक्शन के लिए, इन दोनों स्टेट के लिए आपके पास सेम एनर्जी निकल कर आ गई। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास डीजनरेसी है। इस एनर्जी लेवल के अंदर आपके पास क्या है डीजनरेसी है। इस पूरे लेवल की अगर बात करूँ तो मैं पूरे लेवल को क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं एनर्जी लेवल। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेट की बात करूँगा तो इसे मैं क्या बोलूँगा एक स्टेट बोलूँगा। ये एक स्टेट होती है और ये पूरा आपके पास क्या होता है एनर्जी लेवल होता है। यानी कि एनर्जी सेकेंड एनर्जी लेवल के अंदर आपके पास क्या है 2 स्टेट हैं और इस जब भी आपके पास किसी एक एनर्जी लेवल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट आ जाती हैं तो उस केस के अंदर आपके पास डीजनरेसी बनकर आ जाती है। तो अगर आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे, मान लीजिए आपके पास जो एक्सप्रेशन था nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। अगर आप लोग यहाँ पर nx की वैल्यू को, मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हो nx की वैल्यू को 2 कर रहे हो और ny की वैल्यू को भी क्या कर रहे हो 2 कर रहे हो, तो आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा 8h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस एनर्जी के, यानी कि जो एनर्जी आपके पास निकली है 8h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ 2-2 वाली स्टेट के अंदर ही हो सकती है। इसके अलावा किसी और स्टेट के अंदर आपके पास नहीं होगी। जब आपका nx क्या हो 2 हो या फिर ny आपके पास क्या हो 2 हो, इसके अलावा किसी और स्टेट के लिए आपके पास सेम एनर्जी नहीं निकल कर आएगी। इसका मतलब इस एनर्जी लेवल के अंदर क्या है सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट है और इसकी डीजनरेसी क्या है 1 के बराबर है। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मान लीजिए मैं nx की वैल्यू क्या कर देता हूं 3 कर देता हूं, ny की वैल्यू क्या कर देता हूं 1 कर देता हूं, तो उस स्टेट में आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी बन जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या फिर अगर मैं स्टेट ले लूंगा 1 और 3 तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इन दोनों स्टेट की एनर्जी भी सेम आई, कितनी आ जाएगी आपके पास 10h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। और इस तरीके से आप लोग पूरी एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। तो आप लोग देखोगे कि 1-1 स्टेट के पास कोई भी डीजनरेसी नहीं है, जी की आपके पास 1 है। सेकंड स्टेट में आपके पास जी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, थर्ड स्टेट में जी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, उसके बाद फोर्थ स्टेट में जी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, फिफ्थ में क्या होगी जी की वैल्यू 2 होगी, सिक्स्थ में क्या होगी जी की वैल्यू 2 होगी और आपके पास सेवंथ में क्या होगी जी की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। तो इस एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करना, मैंने इसको बना रखा है, आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप इसे बना सकते हो। अगर किसी एक एनर्जी लेवल के अंदर 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट हो गई तो उस स्टेट को आप लोग क्या बोलते हो डीजनरेट स्टेट बोलते हो, और जितनी भी उसके अंदर स्टेट होती है वो उसकी क्या होती है जी की वैल्यू होती है। तो ऐसे आप लोग इसको फंक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हो। आपके पास क्या है साई 1-1 है, ये क्या होगा साई 1-2 है, या आपके पास क्या होगा साई 2-1 है। तो इस तरीके से अपने आप लोग सारे साई को लिख सकते हो। अब क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ये पूछ सकता है कि साई 3-3 का एक्सप्रेशन क्या है, यानी कि आपको साई 3-3 लिखना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या लिखना पड़ेगा साई 3 करना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन के अंदर और इनटू में क्या करोगे आप लोग साई 3 करोगे वाई डायरेक्शन के अंदर। ऑफ कोर्स वो आपको बॉक्स की कंडीशन दे के रखेगा, तो आप लोग वहां से अपने फंक्शन को भी आराम से लिख सकते हो। एक्स के फंक्शन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, 2D फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा 1D के अंदर। 1D के फंक्शन लिखने आपको आते हैं तो वहां से आप लोग किसी भी स्टेट का फंक्शन लिख सकते हो। अगर आपको साई 3-2 लिखना है वो भी आप लोग लिख सकते हो, साई 3-1 लिखना है वो भी आप लोग लिख सकते हो, साई 2-1 लिखना है वो भी आप लोग लिख सकते हो। एनर्जी लेवल डायग्राम आप बना सकते हो। अब क्वेश्चन के अंदर वो आपसे ये दे सकता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके पास 22 इलेक्ट्रॉन्स है, 26 इलेक्ट्रॉन है या फिर 24 इलेक्ट्रॉन है। आपके पास कोई ऐसा कॉन्जुगेट सिस्टम है जिसके पास 22 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि मान लीजिए 11 बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेट के अंदर है और वो बिहेव कर रहे हैं 2D स्क्वायर बॉक्स के लिए, और वो आपसे पूछ लेगा कि जो आपके पास होमो उसका क्या है,
लूमो उसका क्या है, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा है। तो उस केस के अंदर आप लोग कैसे निकालोगे, या फिर वो पूछ लेगा कि होमो से लूमो के अंदर आप लोग ट्रांजिशन कर रहे हो तो उसकी एनर्जी कितनी लगेगी, तो वो सब चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन उसने आपसे बोला कि क्या है, आपके पास 22 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और वो 2D बॉक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो आपको वहाँ पर क्या निकालना है, अपना होमो भी निकालना है, लूमो भी निकालना है और ट्रांजिशन भी निकालना है। तो आप क्या करोगे, 22 इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग इन एनर्जी लेवल्स के अंदर यहाँ पर फिल करना स्टार्ट कर दोगे। इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास, 22 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर्स में फिल होंगे, तो आप लोग ऐसे फिल करोगे 1 2, फिर आपके पास एक यहाँ पर आएगा, फिर एक यहाँ पर आएगा, फिर एक इधर, फिर एक इधर। जो भी आपके पास रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने के एनर्जी लेवल्स के अंदर, जो ऑफ बॉय रोल हैं, जो सब, यानी कि पहले आपके पास अगर कोई डी जनरेट स्टेट है तो पहले सारी की सारी, कोई अगर आपके पास डी जनरेट एनर्जी लेवल है तो पहले उसकी सारी स्टेट सिंगली ऑक्यूपाई होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका होगा यहाँ पर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 1 के अंदर आएगा, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकंड भी 1 1 में आएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा 1 2 में, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा 2 1 के अंदर। उसके बाद पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ पर आ जाएगा, 8th यहाँ पर आ जाएगा, 9th 10th 11th 12th 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो इस तरीके से आप लोग अपने इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। अगर आपसे पूछेगा कि इसका होमो क्या है, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा है, तो आप लोग बोल दोगे Psi33 आपके पास जो स्टेट है ये आपके पास क्या है, होमो है। इसकी डिजेनेसी पूछ सकता है, कितनी आएगी डिजेनेसी इसके पास, G=1 आएगी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप इसका Psi33 के फंक्शन को लिखकर दिखा दो, उसके एनर्जी एक्सप्रेशन को लिखकर दिखा दो, एनर्जी कितनी होगी। तो कोई भी क्वेश्चन वो यहाँ से पूछ सकता है, आपको सभी की सभी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी आनी चाहिए। अगर वो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और भी ज़्यादा दे देगा तो आपको यहाँ पर ऊपर अपने एनर्जी लेवल्स को और भी तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा और उसी बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा। लेकिन 3G तक भी अगर आप लोग याद कर लोगे, उसके बाद इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं देगा, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो आपको नहीं देगा। यहीं तक ही आपका काम चल जाएगा, कम ही इलेक्ट्रॉन वो आपको क्वेश्चन के अंदर देगा ताकि आप भी क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी अटेम्प्ट कर सको। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि आखिर आप लोग कैसे डीजेनेरेसिव कैलकुलेट कर सकते हो या फिर कैसे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम के अंदर आपको सीधा दे देगा कि जो आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन है E2D स्क्वायर बॉक्स। देखिए जो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन दिखाया है, ये सिर्फ और सिर्फ 2D स्क्वायर बॉक्स के लिए है। 2D स्क्वायर बॉक्स आपके पास क्या होगा, जिसका Lx जो है वो Ly के बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, आपके पास L के बराबर होगा, तभी आपका एनर्जी एक्सप्रेशन बनेगा। nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर n2 में h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। अगर आपके पास यहाँ पर Lx=Ly नहीं है, यानी कि अगर आपके पास स्क्वायर बॉक्स नहीं है तो आपके पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं आएगा। उस केस के अंदर आपको अपने एनर्जी एक्सप्रेशन को दोबारा से बनाना पड़ेगा और उस एनर्जी एक्सप्रेशन के हिसाब से आप लोग क्या बनाओगे, अपने एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाओगे। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड बॉक्स है, 2D स्क्वायर बॉक्स या फिर 3D क्यूबिक बॉक्स। इसके ऊपर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो आपको रेक्टेंगल बॉक्स भी दे सकता है, यानी कि मान लीजिए आपके पास जो Lx है वो आपको L दे देगा और L आपको क्या दे देगा, 2L दे देगा। और उसके बाद आपको इस बॉक्स के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, अपने एनर्जी एक्सप्रेशन को बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये जो आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ 2D स्क्वायर बॉक्स के लिए ही है, और 3D क्यूबिक बॉक्स के लिए भी आपको पढ़ना है, और 2D स्क्वायर और 3D क्यूबिक का तो आपको एज इट इज टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर उसने कोई और दे दिया तो उसके लिए आपको वहाँ पर एनर्जी एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा और फिर एनर्जी लेवल डायग्राम आपको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एग्जाम में उसने आपको क्वेश्चन दिया, आपको किसने क्या दे दिया, E2D का स्क्वायर का उसने क्या दे दिया, आपको एक्सप्रेशन दे दिया 17h² स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में 2ml स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है कि उसकी डिजेनरेसी कितनी है। तो एनर्जी एक्सप्रेशन वो किसी फॉर्म में दे सकता है। आपको पता है कि जो आपका E2D स्क्वायर वो क्या होता है, nx स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर इंटू में h² स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में 2ml स्क्वायर। जिस फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन दिया है उसी फॉर्म में आप लोग यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आप इसको इक्वेट कर दो, जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या गिवन है, 17h² स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में 2ml स्क्वायर। तो 2ml स्क्वायर से 2ml स्क्वायर कट जाएगा, h² स्क्वायर से पाई स्क्वायर से क्या कट जाएगा, h पाई स्क्वायर कट जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 17 हो गया। तो आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाने हैं, जैसे कि आपको nx की क्या वैल्यू ले सकते हो, फिर ny की क्या वैल्यू ले सकते हो। अगर मैं nx को 4 ले लूंगा और ny को क्या ले लूंगा, 1 ले लूंगा, तो बस क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 1 क्या बन जाएगा, पास 17 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप लोग क्या ले सकते हो, nx की वैल्यू को 1 ले लोगे और आपके क्या कर लोगे, ny की वैल्यू को 4 ले लो, तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1 प्लस में 16 क्या बन जाएगा, पास यहाँ पर भी 17 बन जाएगा। तो दो कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल है, 4 1 और 1 2, और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास पॉसिबल, तो आपके पास डिजेनेरेसी क्या हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका एनर्जी एक्सप्रेशन क्या है, उसके बाद आपको इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद आपको कॉम्बिनेशन बनाना है कि nx क्या हो सकता
सकता है, ny क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आप लोग क्या निकाल सकते हो, डीजनरेसी को निकाल सकते हो। अब वो आपको किसी भी फॉर्म के अंदर एनर्जी एक्सप्रेशन दे सकता है। मान लीजिए उसने एग्जांपल क्या दे दिया आपको, उसने दे दिया आपको E2d² क्या आपको गिवन है 2.5 h² 8 ml का स्क्वायर। तो जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर h² की फॉर्म में है तो h² फॉर्म में क्या होता है आपके पास E2d का स्क्वायर nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर इंटू में h² 8 ml स्क्वायर। गिवन क्या है आपको 2.5 h² में ml का स्क्वायर। तो आपको इसको इक्वेट कर दो, h² से आप लोग h² को काट दोगे, ml² से आप लोग क्या कर दोगे, ml² को काट दोगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर इक्वल टू 2.5 इंटू में 8, यानी कि nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर इक्वल टू 20। अब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने से क्या बन जाए आपके पास 20 बन जाए। तो एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल आपके पास क्या है 4 और 2, और दूसरा क्या आपके पास 2 और 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 20 होगा, और 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 20 होगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 2 आपके पास आ जाएगी तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब ये कॉम्बिनेशन बनाने भी डिफिकल्ट हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कुछ बच्चे कॉम्बिनेशन बना पा रहे होंगे, देखते ही 20 आया तो उन्होंने कॉम्बिनेशन तुरंत बना दिया 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते। तो कॉम्बिनेशन को आपको कैसे बनाना है उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि जो आपके पास आया है यहाँ पर नंबर कितना निकल कर आ गया था 20 निकल कर आ गया था। अभी अभी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर किया है इसके अंदर आपके पास nx का स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर क्या था आपके पास 20 था। तो 20 का जो कॉम्बिनेशन है 4 और 2 और 2 और 4, ये आप लोग कैसे बना सकते हो। अगर आपको एक बार में देखते ही कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उसे कैसे बना सकते हो। अभी 2D बॉक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जब हम लोग 3D बॉक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। वहाँ पर भी ये सेम ट्रिक अप्लाई हो सकती है और वहाँ पर भी हम लोग इसी का यूज़ कर कॉम्बिनेशंस को बनाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या है nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर जो है वो 20 के बराबर है। तो आपको एक ऐसा नंबर दिमाग में लाना है जो 20 से छोटा हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि आपके पास 4 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 16 होगा, और 5 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 25 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 9 होगा। तो ये आपके पास क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो 20 से जस्ट नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको सोचना है। तो वो यहाँ पर इनमें से कौन सा है 16 है, तो मैं 16 को यहाँ से पिक कर लूंगा और 16 को मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा अलग से लिख दूंगा। उसके बाद nx को लिखना है, ny को लिखना है, और 16 से सारे परफेक्ट स्क्वायर आपको क्या कर देना है इस तरीके से लिख देना है। जैसे का 16 किसका आपके पास 4 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर लिखोगे, फिर क्या करोगे 2 का स्क्वायर लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर लिखोगे। तो कैसे लिख दोगे 16 9 4 1, इधर भी क्या कर दोगे 16 9 4 1। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को लिख दोगे। उसके बाद एक नंबर को यहाँ से पिक करो और इस एक नंबर को सबके साथ जोड़कर देखो कि क्या आपके पास 20 बन रहा है या फिर 20 नहीं बन रहा। 16 प्लस 16 20 होता है, नहीं होता है, काट दो। 16 प्लस 9 20 होता है, नहीं होता है, काट दो। 16 प्लस 4 20 होता है, हाँ होता है, तो इसको आप लोग क्या कर लो सेलेक्ट कर लो। 16 और 4 आपने क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 16 और 1 क्या 20 होता है, नहीं होता है, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो काट सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ो, फिर आप लोग क्या करो नेक्स्ट नंबर को चूज करो, यानी कि आपने क्या कर लिया 9 को चूज कर लिया। तो 9 प्लस 16 करके देखा, 9 प्लस 9 करके देखा, तो यहाँ पर आपके पास एक भी कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। फिर आप लोग आगे बढ़े, 4 का आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, 4 प्लस 16 करके देखा, 4 और 9 देखा, 4 और 4 देखा, 4 और 1 देखा, इसके अंदर से आपको एक कॉम्बिनेशन और मिल गया 4 और 16 का, यानी कि 4 प्लस 16 का एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर और मिल गया। और 1 के केस के अंदर आपके पास यहाँ पर एक भी कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। इस चीज़ को आप लोग ट्राई कर देखिएगा। आपको यहाँ पर अपने लोवेस्ट स्क्वायर नंबर को लिखना है, उसके बाद उसके नीचे वाला nx के लिए अलग, ny के लिए अलग। फिर आप लोग यहाँ पर एक नंबर को सेट करो, बाकी सबसे कॉम्बिनेशन बनाकर देखो, फिर उसके नीचे आओ, फिर उसके नीचे आओ, फिर उसके नीचे आओ, और इस तरीके से आप लोग कॉम्बिनेशन बनाकर देख सकते हो। तो 2 नंबर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं 16 प्लस 4 और 4 प्लस 16। 16 का मतलब आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर है, 2 का मतलब आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास क्या हो गया nx and y 2 4 और 2 हो गया। और यहाँ पर इसके पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 16 के अंदर आपके पास 2 और 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने कॉम्बिनेशन को बना भी सकते हो। लेकिन आपके पास यहाँ पर 20 था, छोटा नंबर था, कॉम्बिनेशन आपने ईजी तरीके से बना दिया। लेकिन आपके पास जो नंबर है वो यहाँ पर बड़ा भी आ सकता है। नाउ लेट्स से कि आपके पास जो एनर्जी दे रखी है 2D स्क्वायर बॉक्स की वो कितनी दे रखी है 25 h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ma का स्क्वायर दे रखी है। आपसे क्या पूछ लिया यहाँ पर डीजनरेसी पूछ ली। तो इस केस में जो a है वो क्या है लेंथ दे रखी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो आपके पास स्क्वायर बॉक्स है उसकी क्या दे रखी है लेंथ दे रखी है। तो अगर आप लोग यहाँ पर E2D स्क्वायर बॉक्स का एक्सप्रेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे उसको nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर। जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया अपने एनर्जी एक्सप्रेशन को लिख दिया, उसको इक्वेट कर दिया। जो चीज़ आपको सामने यहाँ पर गिवन थी, कितनी गिवन थी 25 h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में ma का स्क्वायर। ma स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा ma स्क्वायर कट जाएगा, h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर से क्या हो जाएगा आपका h कट पाई स्क्वायर कट जाएगा। तो आप लोग यहाँ से
लिख सकते हो कि nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू में 2 यानी कि 50 हो जाएगा। अब आपको ऐसे कॉम्बिनेशन सोचने हैं जिनके स्क्वायर का सम 50 निकल कर आए। तो यहाँ पर ये 50 एक बड़ा नंबर हो जाता है, तो इसके लिए आपको ट्रिक का ही यूज़ करना पड़ेगा। आपको सोचना है एक ऐसा नंबर जो 50 से जस्ट नीचे हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा 49। तो लोएस्ट आप सोचो क्या आएगा आपके पास 49 आ जाएगा। तो 49 को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर nx को लिखना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा ny को करना पड़ेगा, फिर आप क्या लिखोगे 49 लिखोगे यानी कि किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, फिर क्या लिखोगे आप लोग 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो सारे नंबर्स आप लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो। 49 लिख दिया, 36 लिख दिया, 25 लिख दिया, 16 लिख दिया, 9 लिख दिया और उसके बाद क्या लिख दिया 4 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया 1 लिख दिया। तो इस तरीके से आप लोग नंबर्स को लिख सकते हो। उसके बाद कॉम्बिनेशन में आपको शुरू करना है। सबसे पहले कौन सा नंबर पिक करोगे आप लोग, सबसे पहले वाला नंबर आप लोग यहाँ पर पिक करोगे। 49 प्लस 49 50 होगा, नहीं होगा। 49 प्लस 30 50 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन आएगा 41 प्लस 1। इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेंगे सिर्फ उसी के यहाँ में डायग्राम बना रखे हैं। 49 प्लस 1 बनेगा, 1 प्लस 49 बनेगा और आपके पास क्या बन जाएगा 25 प्लस 25 बन जाएगा 50। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे इनके क्वेश्चंस की, उतनी जल्दी आप लोग इस तरीके से इस ट्रिक का यूज़ करके कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप लोग क्या निकाल सकते हो, अपने कॉम्बिनेशन को बना पाओगे, अपने क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे। तो 3 कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अगर आप इन 3 कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन में क्या क्या है, 7 और 1 है, 7 और 1 है, एक आपके पास क्या है 1 और 7 है और आपके पास क्या है 5 और 5 है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों डीजेनरेसी को देखूँ ध्यान से तो यहाँ पर जो क्वांटम नंबर है वो क्या है 7 और 1 यहाँ पर है, 1 और 7 यहाँ पर, यानी कि जो क्वांटम नंबर्स हैं वो चेंज नहीं हुए। लेकिन अगर आप लोग इस स्टेट को यहाँ पर देखोगे, इसमें जो आपके पास क्वांटम नंबर क्या है 5 और 5 है। इस स्टेट के पास क्वांटम नंबर क्या है 5 है, इसके पास भी क्या है 5 है, और जो आपके पास यहाँ पर ये दूसरी स्टेट है इनके पास क्वांटम नंबर क्या है 1 और 7 है। यानी कि इस स्टेट में और इस स्टेट में क्वांटम नंबर्स सेम नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन दोनों स्टेट की, अगर मैं इन दोनों स्टेट की बात करूंगा, जैसे कि जो आपके पास यहाँ पर 3 स्टेट निकल कर आई है, 7 1 निकल कर आई है, 1 7 निकल कर आई है और 5 5 निकल कर आई है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों स्टेट की बात करूंगा तो यहाँ पर क्वांटम नंबर क्या है आपके पास 5 है और 5 है, यहाँ पर क्वांटम नंबर क्या है 7 है और 1 है। यानी कि आपके पास क्वांटम नंबर्स यहाँ पर चेंज हो गए। अगर आपके पास किन्हीं 2 स्टेट की एनर्जी सेम आ गई, यानी कि वो दोनों स्टेट क्या हैं डीजेनरेट स्टेट हैं और उनके क्वांटम नंबर्स अलग अलग हैं, तो इनको आप लोग क्या बोलते हो एक्सीडेंटल डीजेनरेसी बोलते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी 2 स्टेट आएंगी जिन दोनों स्टेट की एनर्जी आपके पास सेम है और उसके अंदर आए हुए जो क्वांटम नंबर हैं वो भी आपके पास क्या है सेम है, यहाँ पर डिजिट्स क्या आपके पास 7 है और 1 है, यहाँ पर डिजिट क्या आपके पास 1 है और 7 है, यानी कि डिजिट्स आपकी सेम है, यानी कि क्वांटम नंबर की जो डिजिट है वो आपके पास सेम है। तो इस केस की डीजेनरेसी आप लोग क्या बोलते हो जनरल डीजेनरेसी बोलते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी स्टेट आ जाए जिसके अंदर आपके पास क्वांटम नंबर की जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट हो, तो उस टाइप की डीजेनरेसी आप लोग क्या बोलोगे एक्सीडेंटल डीजेनरेसी बोलोगे। तो एक्सीडेंटल डीजेनरेसी बेसिकली क्या होती है, डिफरेंट क्वांटम नंबर्स की अगर सेम एनर्जी लेवल आ जाए, यानी कि डिफरेंट क्वांटम नंबर की डिजिट भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पर केस आ गया था 5 5 और 1 7 का, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे एक्सीडेंटल डीजेनरेसी बोलोगे। तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर बॉक्स था, लेंथ आपकी सेम थी, लेंथ सेम होने के बाद आपके पास सेम एनर्जी आई थी और उसके क्वांटम नंबर अलग अलग थे, तो उसको आप लोग क्या बोल रहे थे एक्सीडेंटल डीजेनरेसी बोल रहे थे। लेकिन अगर आपके पास बॉक्स की लेंथ अलग अलग होगी और आपके पास किसी भी स्टेट की एनर्जी अगर सेम आ जाती है तो उस केस के अंदर उनको आप लोग क्या बोलोगे एक्सीडेंटल डीजेनरेसी बोलोगे। अगर मैं आपकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो इन 2 डीजेनरेट स्टेट इफ नो क्वांटम नंबर डिजिट इज कॉमन देन इट इज एक्सीडेंटल डीजेनरेसी। इन 2D स्क्वायर बॉक्स फॉर एनर्जी इज इक्वल टू 25 h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में ma स्क्वायर, जो क्वेश्चन मैंने अभी भी किया है 5 1 1 एंड 7 1 1 एंड 5 5 एंड 1 7, 5 5 का 7 1 के साथ भी 5 5 का 1 7 के साथ भी एज द एग्जांपल ऑफ एक्सीडेंटल डीजेनरेसी। तो एक्सीडेंटल डीजेनरेसी क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपके पास किसी ऐसी 2 स्टेट की एनर्जी सेम आ गई और उन स्टेट्स के अंदर जो क्वांटम नंबर की डिजिट है वो भी सेम नहीं है, तो उसको आप लोग क्या बोलने वाले हो एक्सीडेंटल डीजेनरेसी बोलने वाले हो। तो जो एग्जाम्पल मैं अभी कराया था जिसके अंदर मैंने की आपके पास क्या थी 25 h कट स्क्वायर पाई
स्क्वायर अपॉन में MA² थी। इस केस के अंदर 5 और 7 आपके पास क्या थी, एक्सीडेंटल डीजेनरेसी थी, या फिर आप लोग बोल सकते हो 5 और 17 पास क्या है, एक्सीडेंटल डीजेनरेसी है। और 17 और 7 का आप लोग क्या बोलोगे, जनरल डीजेनरेसी बोलोगे। तो आज डीजेनरेसी का जस्ट हल्का सा इंट्रोडक्शन कराया है। 3D बॉक्स के अंदर भी आपको पढ़ना है डीजेनरेसी कैसे निकालते हो। 3D क्यूबिक बॉक्स के अंदर हम लोग एंजियोग्राम डायग्राम को याद करेंगे जैसे कि आपने 2D स्क्वायर बॉक्स के लिए याद किया है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर 3D बॉक्स को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, डीजेनरेसी को कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर आपसे पूछे गए हैं पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल से। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, चैनल के ऊपर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।